नोटबंदी वो वरदान है जिसके मास्टर स्ट्रोक है, और इस मास्टर स्ट्रोक को हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा मनीष जी। और नरेंद्र मोदी का ये फैसला सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। अब बताता हूँ मनीष जी, नोटबंदी ने क्या क्या बदला और ये क्यों तिलमिलाते बिलबिलाते हैं। मनीष जी 2016-17 में जो इनकम टैक्स जमा हुई, आठ जबकि समझिए 8 नवंबर को 2016 को लगी नोटबंदी, और 2016 यानी मार्च 2017 में जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तो इनकम टैक्स जो जमा हुआ उसकी राशि 61,000 करोड़ ज्यादा जमा हुई। जरा गौर करिए। और जबकि उससे पहले का 1947 से लेके 2000 मार्च 2016 तक का इतिहास ये था कि हर साल इनकम टैक्स 10-15 हजार करोड़ बढ़ता था, 10-15 हजार करोड़ बढ़ता था। बता। और वो बढ़ा 61,000 करोड़। वो उस साल अचानक, जबकि नोटबंदी लगने के बाद आप भी अच्छे से जानते हैं कि दो दो महीने 2.5 महीने तो करीब करीब व्यावसायिक गतिविधियां ठप रही थी। उसके बावजूद 61,000 करोड़, यानी आप समझिए अगर 15-20 हजार करोड़ भी मान लीजिए निकाल दीजिए, तो 41,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स ज्यादा आया था। ये क्या था? ये पैसा वो जो चोरी हो रहा था, जो हर साल चोरी हो जाता हम्म। था, वो पैसा आ गया सामने। ये तो पहले तो ये हर साल के लिए बढ़ गया। जिनके जो लोग हम्म। ओपन हुए वो अब उसको छुपा नहीं सकते। और मनीष जी डायरेक्ट टैक्स जो कहलाता है सरकार का, उस डायरेक्ट टैक्स में एक तो इनकम टैक्स को सब जानते हैं, उसके अलावा और वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दुनिया भर के टैक्स लगते हैं तरह तरह के। उसकी कितनी गजब की चोरी हो रही थी, जरा ये भी जान ले दर्शक कि 8 नवंबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लगा दी, तो जो वो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ मार्च 2017 में, तो जो अन्य डायरेक्ट टैक्स थे इनकम टैक्स के अलावा, उनकी राशि में मनीष जी 14 गुना वृद्धि हुई, 14 गुना ज्यादा वृद्धि हुई। जरा सोचिए आप कि किस कदर चोरी हो रही थी, किस कदर चोरी हो रही थी। वो टैक्स जो है वो 1,000 करोड़ के आसपास जमा किया जाता था, और जब वो नोटबंदी लगी तो वो 15,000 करोड़ जमा हुआ, 14,000 करोड़। तो आप 41,000 और उसका जो ज्यादा इनकम टैक्स जमा था, और ये 14 हजार जोड़ लीजिए, तो 55,000 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी तो तत्काल पकड़ में आ गई, तत्काल पकड़ में आ गई थी। और वो हमेशा के लिए पकड़ में आ गई, क्योंकि अब जिन्होंने जमा कर दिया वो लिखा पढ़ी में आ गए, तो अब उनको हर साल वो चोरी नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि उसमें कुछ वृद्धि होगी, लेकिन मैं वही राशि अगर मान लूं, तो 55,000 करोड़ रुपए जो हर साल चोरी हो रहे थे, 6 साल में 3,30,000 करोड़ रुपए तो वो देश को ऐसे मिले। मैं एक बड़ा मोटा मोटा अनुमान आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद मान लीजिए आ जाए कि कैसी टैक्स चोरी होती थी और क्या हिसाब किताब था। मनीष जी जो 2014 तेरह चौदह में 2013-14 में इस देश को कुल टैक्स जो मिला था, वो मिला था 15.8 लाख करोड़, 15.8 लाख करोड़। और इसमें जो है डायरेक्ट टैक्स था 7.10 लाख करोड़, और इनडायरेक्ट टैक्स जो था जिसमें कारपोरेट आ जाते हैं, वो 8.61 लाख करोड़। आज मनीष जी जरा क्या छलांग लगाई है, 80% की छलांग लगी है 8 साल में, 6 साल में समझ लीजिए एक तरह से कि आज जो है आपको 27 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा है। ये जो 2 मार्च 2022 जो क्लोज हुआ है फाइनेंशियल ईयर, इसमें वो हम्म। जो 15 लाख करोड़ टैक्स मिलता था इस देश को, वो हम्म। आज 27 लाख करोड़ हो गया है, 27 लाख करोड़। तो आप समझ लीजिए कि क्या 12 लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं। कहाँ से बढ़े हैं? ये नोटबंदी ने ताला लगा दिया उस चोरी पे, उस चोरी पर लेंस लग गया, वो अब बच नहीं सकते। और जरा चोरी ये जो कहता है ना कि अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए लगा दी, जरा गौर करिए मनीष जी। इनकम टैक्स जो है वो मतलब डायरेक्ट टैक्स जो था, वो 2016 16-17 में 7.10 लाख करोड़ जमा हो रहा था। और अब यानी नोटबंदी लगने के केवल 6 साल बाद
अब वो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स जो है वो 14.10 लाख करोड़ है, यानी दुगना हो गया करीब करीब, समझिए वो दो गुना हो गया। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 6 साल में डायरेक्ट टैक्स बढ़ के दो गुना हो गया हो। ये उस नोटबंदी का, ये 6 साल का बता रहा हूँ मैं, जो 15 लाख और 27 लाख बताया, ये भी 6 साल का आंकड़ा है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो आता था, जिसको ये कहता है कि अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए कर दिया, वो कर दिया, वो मनीष जी 2016-17 में जो आया था 8.61 लाख करोड़, और अब आता है 13 लाख करोड़, यानी 4-5 लाख करोड़ की वृद्धि उसमें भी हुई है। ये चोरी नहीं थी तो क्या था, ये चोरी नहीं थी तो क्या था। तो ये तिलमिलाहट बिलबिलाहट चौतरफा है मनीष जी। और मनीष कुछ बड़े एक और चीज थी, और ये भी बता दीजिए क्या मिला उस नोटबंदी से, नोटबंदी से। तो और बता दूं कि वो तो मैंने अभी आपको बताया, जो डायरेक्ट टैक्स और अन्य डायरेक्ट टैक्स मिला के 55,000 करोड़ था, और उसके अलावा मनीष जी 16,000 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं लौटे थे नोटबंदी में, 16,000 करोड़ के। और उसके अलावा 3.5 लाख कंपनियां पकड़ में आई थी, जिनको नोटिस भेजा गया था कि आप जो है ये पैसे का हिसाब किताब दीजिए, जो आपने नोटबंदी के दौरान पैसा जमा कराया है। उसमें से कुल 60,000 कंपनियों ने जवाब दिया था, बाकी 2,90,000 ने जवाब ही नहीं दिया था। और वो 60,000 थे, उनका भी उल्टा सीधा जवाब था, और उसमें 37,500 करोड़ रुपए सरकार को ऐसा मिला था जिसको कोई क्लेम करने ही नहीं आया। फर्जी कंपनियां थी, कागज पे बनी हुई कंपनियां थी, और उन्होंने उसको छोड़ दिया कि अगर जवाब देने जाएंगे तो जेल अलग होगी, पैसा तो जब्त हो ही जाएगा। तो आप सोचिए 16,000 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आए थे, 37,000 करोड़ रुपए वो बैंक में उन्होंने छोड़ दिए। तो 37 और 16 53, और 55,000 करोड़ की मैंने टैक्स बताया, तो 1,10,000 करोड़ तो मार्च 2017 को मिल गए थे इस देश को उस नोटबंदी की बदौलत। ये बड़ा मोटा मोटा हिसाब अभी आपको बता रहा हूं कि क्या फर्क पड़ा है। और ये जो बिलबिला रहे हैं, तिलबिला रहे हैं, ये इनकी तिलमिलाहट आप समझ लीजिए कि 1,10,000 करोड़ रुपए तो इनके 4 ही 5 महीने के अंदर पानी में चले गए थे, जो कहीं ना कहीं चोरी के रखे हुए थे। कि 16,000 करोड़ तो वापस ही नहीं आ पाए, 37,000 करोड़ बैंक में जो थे वो जब्त हो गए, और 55,000 करोड़ की टैक्स की चोरी वो थी। तो आप समझिए कि वो वरदान थी। और उसके बाद जो मनीष जी कमाल किया है नोटबंदी ने, मतलब कि 2016-17 में मनीष जी इस देश का बजट जो था वो 17.85 लाख करोड़ का था, यानी 17.85 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ये बजट बना पाई थी 2016, मार्च 2016 में जब उन्होंने बजट दिया 2016-17 का, तो 17.85 लाख करोड़। और नोटबंदी लगी नवंबर 2016 में, और उसका नतीजा आप ये जानिए कि 2022-23 का जो बजट आया है वो 39.35 लाख करोड़ का है। भारत के इतिहास में कभी इतनी ऊंची छलांग कभी लगी ही नहीं अर्थव्यवस्था में। ये अच्छे से आप लोग समझिए कि ये बजट के मायने क्या है, कि 17.85 लाख करोड़ जो था वो बजट ये है कि ये पैसा सरकार खर्च करेगी, तो जब उसके पास होगा तब ना खर्च करेगी। और अब की जब 22-23 का उन्होंने बजट दिया है तो कह रही कि हम 39.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस देश पे। तो जरा सोचिए कि दुगने से ज्यादा, दुगने देख कहां से आया। ये जो चोरी रुकी, जो मैंने अभी आपको टैक्स की एक छोटा सा उदाहरण दिया, ये टैक्स की जो बंद थी दरवाजे, वो निकल के उनकी तिजोरी से, उनके काले धंधे, उससे निकला है पैसा। तो ये देश को मिल रहा है। ये चोरी देश की होती थी मनीष, ये चोरी देश की होती थी। तो मैंने एक तो ये मैंने बताया कि ये इनका, अभी इनके और कर्म बताऊंगा जब, तब तक मनीष जी की टिप्पणी सुन ली जाए। सर, कमाल की बात ये है कि इतना सब कुछ सामने आया फिर भी ये माहौल ये बनाया गया कि इस नोटबंदी से फायदे क्या हुए। आज आपने वो बहुत बारीक चीजों को रखा, लेकिन इन सब चीजों से क्या आपको ये लगा जाए कि जैसे कि कहा जाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन पे ताला लगाया गया, इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं, इसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस?
ये तिलमिलाहट जो आप कह रहे हैं, जो राहुल गांधी नांदेड़ में आज दिखा रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया है अभी कि चुनाव हो रहा है हिमाचल में, चुनाव हो रहा है गुजरात में, और ये नाच रहा है नांदेड़ में। तो ये क्या नोटबंदी का असर है कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन हो जाए, या फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है? ये नोटबंदी का कारण ही है कि सबसे ज्यादा तिलमिलाहट जो है वो कांग्रेस को है और जेम्स राय के चेलों को है। क्या उन बेईमानों को ही सबसे ज्यादा ये इस बात की पीड़ा है, या इस बात की घबराहट है? इसके बावजूद इस नोटबंदी से प्रेरित लोग अदालत नहीं गए कि ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा क्यों तिलमिलाई इस पूरे मामले में? अभी अभी मनीष जी समझ में आ जाएगा लोगों की, ये भी जान लीजिए तिलमिलाई क्यों। मैंने ऐसा ना कि एक तो ये चोरी रुकी जो अभी आप गिनवाई, उसके अलावा ये बात है नोटबंदी से क्या हुआ, नोटबंदी से ये इनकी तिलमिलाहट है, खिसियाहट है। मनीष जी नोटबंदी के बाद 18 लाख अकाउंट ऐसे पकड़े गए थे, सीज किए गए थे, जिनको गवर्नमेंट ने नोटिस दिया था और कि आप ये पैसा कहाँ से लाए। और उसमें जो जमा राशि थी मनीष जी वो 4.5 लाख करोड़ थी, 4.5 लाख करोड़। अरे और गजब। उसके अलावा 20 लाख लोग ऐसे थे, 2 लाख अकाउंट ऐसे थे जो पर्सनल थे, जिन्होंने जहाँ पे उन दिनों आपने चर्चा सुनी होगी कि वो जनधन वाले खाते में रिक्शे वाले से जमा करा दिया, ठेले वाले से जमा करा दिया, वो सब राडार पे थे, वो सब राडार पे थे। उन अकाउंट में 2 लाख अकाउंट ऐसे थे जिनमें 40,000 करोड़ रुपए जमा था, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए, तो यानी 4.5 और 40 जोड़ लीजिए, लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। और क्योंकि मैं इस पर लिख रहा था, मैंने अपनी किताब में उसका एक अध्याय लिखा था, तो 2019 तक वो जांच टुकड़ों टुकड़ों में चल रही थी। आप दर्शक इसका अनुमान लगा लीजिए, ये 18 लाख अकाउंट, वो 2 लाख 20 लाख अकाउंट की स्क्रूटनी और उनकी करना, तो उसमें समय लगता है। लेकिन वो हल्ला नहीं मच रहा, और इनकी तिलमिलाहट, जब ये तिलमिलाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई बड़ा चंक इनका धरा गया है। वो अभी भी समझिए उसमें अभी भी कुछ कार्रवाई बाकी ही है। तो वो पैसा, ये जो इनका सोर्स था इनकम का, वो खत्म हो गया मनीष जी, वो खत्म हो गया। और एक और बता दूं कि नोटबंदी ने एक और कलईया खोल दी मनीष जी। जब आता था वो नीरव मोदी भाग गया, माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, ये हमेशा ये रोना रोते हैं। 2013-14 का दर्शक जरा ढूंढ लोगे, बजट स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे। उससे पहले जो मैं देखिए भूल रहा हूं, तो उसमें 2013-14 में इस देश के बैंक घाटे में थे, इस देश के बैंक घाटे में थे, और उनका जितनी पूंजी थी उससे ज्यादा 140% एनपीए था। और आज मनीष जी अभी मैंने वो देखिए खबर होगी आपके पास कि 66,000, 66,539 रुपए का लाभ हुआ है इस साल 2021-22 में। इस देश के जो नेशनलाइज्ड बैंक है, इसमें प्राइवेट बैंक शामिल नहीं है, उनको 66,500 करोड़ का लाभ हुआ है। और जो ये अक्सर केजरीवाल से लेके कांग्रेस तक चिल्लाया करती है कि वो तो अपने दोस्तों का पैसा माफ कर दिया, राइट ऑफ को, ये कहते हैं कि राइट ऑफ को वो तो माफ कर दिया। उसमें अभी सितंबर में खबर आई थी कि 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ जो राइट ऑफ हुए थे, उसमें से 6.5 लाख करोड़ की वसूली हो चुकी, उसमें से 6.5 लाख करोड़ की वसूली हो चुकी, पैसा वापस आ चुका, बाकी का भी डंडा चल रहा है। तो ये सब इनके ये जितना नाटक करते थे, नौटंकी करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मनीष जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो ये कहते हैं कि उद्योग धंधे तबाह हो गए, तो उसका एक ही फिगर भी ये दे रहा हूं कि 2015 ही में मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी स्टार्टअप इंडिया की। 2016 में नोटबंदी लग गई, और मनीष जी उस आज जो है इस देश में 80,000 स्टार्टअप हैं, 80,000 स्टार्टअप हैं, और जिसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न है। और जिस हिंदुस्तान का कहीं नाम नहीं था सूची में, आज स्टार्टअप सबसे ज्यादा स्टार्टअप में वो केवल अमेरिका और चीन से ही पीछे है, तीसरे नंबर पे हम दुनिया में। ये बताते हैं उद्योग धंधे तबाह हो गए, और वो 2016 के बाद 80,000 स्टार्टअप शुरू हैं, जिसमें 100 बिलियन से ज्यादा पूंजी वाले वो यूनिकॉर्न जो है वो 100 से ज्यादा हैं। तो कहाँ है ये हवा में है?
आज तो भी तो राहुल ये गांधी ने नांदेड़ में कहा है कि छोटे उद्योग धंधे चौपट हो गए, और इस प्रधानमंत्री ने अपने 3 दोस्तों को ये पूरे पूरे फायदे पहुंचाए। नोटबंदी हाँ, का अभी यही इसका फायदा हुआ। अभी हाँ, अभी इसको तो एक तथ्य से मनीष जी आखिर में नंगा किया जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया ना कि और सबसे खास बात मनीष जी, ये जो टैक्स आ रहा है, दुगुना टैक्स आ रहा है, दोगुना टैक्स आ रहा है करीब करीब, ये कौन दे रहा है मनीष जी? जो कमा रहा है वही तो दे रहा है ना, चाहे वो कंपनियां हो और चाहे आदमी हो। तो ये क्या इनको भूत प्रेत था कि इनको पैसा दे जाते हैं? अरे कहीं काम हो रहा है, कहीं व्यापार हो रहा है, कहीं उद्योग चल रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है आदमी, तब ना दे रहा है टैक्स। और ये दुगना हो गया टैक्स। और वो, अगर 2014 से कैलकुलेट करूंगा तो मेरे ख्याल से 2.5-3 गुना ज्यादा होगा। ये तो मैं 2016 से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये सब आदमी बेरोजगार हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सिवाय झूठ बोलने के इनके पास और कोई धंधा नहीं है। और ये अपने मन में सोच लेते हैं, अपनी तिलमिलाहट, अपनी खींच निकालने के लिए ये इसको एक इस्तेमाल करते हैं। और आम आदमी को मैंने कहा ना, मैंने इसीलिए सबसे पहले शुभकामनाएं दी कि वो बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। और हर वर्ष नरेंद्र मोदी को इसके लिए बिल्कुल खुलकर बधाई देनी चाहिए कि वास्तव में उन्होंने एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किया है इस देश में भ्रष्टाचार का, जिसकी वजह से आज तक 6 साल बाद भी वो जो ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने किया था उसके टाके भी सूखे नहीं हैं। उन भ्रष्टाचारियों के, लुटेरों के, डकैतों के जब जब वो आती है तो उनको कराह होती है, पीड़ा होती है, और वो होती रहेगी। नहीं, वो होती रहेगी। वो होती रहेगी, होना भी चाहिए। और इसीलिए मुझे अक्सर आता है, लोगों को बुरा लगता है, मैं कई बार देखता हूं कि मेरे राष्ट्रवादी साथी जो है सो कॉल्ड, और कई ये सो कॉल्ड ये कट्टर हिंदुत्ववादी सबके सब कहते हैं कि, और ये कई वो जो आर्थिक रूप से अपने आप को जानकार बताते हैं वो भी कहते हैं कि नोटबंदी फेल हो गया। मुझे लगता है आज आपका विश्लेषण उन सबको सुनना चाहिए जो ये भ्रम फैलाते हैं। लेकिन फिर भी भ्रम तो फैला है नोटबंदी को लेकर के। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मोदी समर्थक भी कह जाते हैं कि 2000 का नोट भी बंद होना चाहिए। इससे जो एक लोगों ने कोई उम्मीद थी कि बहुत कुछ हो जाएगा, जो हर बेईमान पकड़ा जाएगा, लोगों को लगता है ऐसा कि कोई बहुत बेईमान नहीं पकड़ा गया। उस भ्रम से वो छूट हो जाते हैं कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन पर, मुझे लगता है कि उस चीज को समझना चाहिए, बार बार जो चारा कर रहा हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन पे ताला लगने के बाद भी कांग्रेस सन्न है, अदालत नहीं गई। नेशनल हेराल्ड में मां बेटे बेल पे हैं, उसके खिलाफ वो कंप्लेन करने सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। इतने सारे एनजीओ बंद हो गए। जेम्स राय के चेले जिनको आज से 10 साल, 7 साल, 8 साल पहले इतनी सैलरी मिलती थी, वो 1/3 सैलरी पे काम कर रहे हैं। 3-4 चैनल्स उनके बंद हो गए। इस पूरे खैराती मीडिया को देखिए कि वो खलिहर हो गए। वो लोग नहीं समझते हैं कि हम खलिहर खैराती किसे कहते हैं। जो बड़े बड़े खैराती थे, जो प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के साथ आपके हमारे पैसे पर स्पेशल विमान से स्पेशल वाइन पीते हुए प्रधानमंत्री के साथ मक्कारी अय्याशी करते हुए दुनिया के देश जाते थे, आज वो खलियर हैं। तो उन सबको समझना चाहिए कि बेईमान जितने हैं वो ज्यादातर खलियर हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं बेईमानों को होती है, इसीलिए वो मोदी के विरोध में है। थोड़ा सा इस पे आपकी टिप्पणी जाना चाहूंगा। दूसरी चीज एक और, इस टिप्पणी के अलावा, कि कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी इतना जोखिम भरा फैसला कैसे ले पाते हैं। नोटबंदी का फैसला उस दौर में भी मोदी विरोधी भी मानते थे कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ले सकता था। नोटबंदी का फैसला बहुत टफ था, क्योंकि मुझे याद है कि इस देश की खैराती मीडिया का गैंग जो आज बहुत बड़ी संख्या में खलियर है, आप देखेंगे उस दौर के बड़े बड़े संपादक जो राज्यसभा का सपना देखते सब सड़क छाप हैं, सब ये यूट्यूब चला रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे मनीष ठाकुर आप भी तो यूट्यूब चला रहे, तो मुझसे उनकी तुलना मत कीजिए। वो भारत के नीति निर्धारक थे, और हम जैसे लोग तो संपादक भी नहीं बन पाए कहीं पर भी। हम जैसे लोग तो उनके साथ फाइट ही करते रहे। वो अपने चेला ट्रांसफर करके अपने चेलों को पूरे सिस्टम में बैठा गए। और हमेशा जब मैं कहता हूं कि हम लोग अकेले हैं जो इस खैराती मीडिया पर चोट मार रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज भी यदि ये खलियर हैं तो पता नहीं, कुछ लोग उसके नाम लिख रहे हैं, आयर टायर वायर जैसे ये वेब लड़ा के, और उसके बाद इससे माहौल बनाते हैं और नोटबंदी को फेल्योर बता रहे हैं। कुछ लोग उन वेबसाइटों के नाम लिख रहे हैं, उन चिरकुटों वेबसाइटों के नाम। आपके प्रदेश के कुछ चिरकुट हैं सर, यूपी के, आपके लखनऊ के 2-4 चिरकुट हैं जो पता नहीं कौन 1 PM 2 PM 5 PM करके चिरकुटाई करते हैं, और उसके बाद उन तमाम खैरातियों को मंच देते हैं। वो सब माहौल बना रहे हैं कि नोटबंदी फेल हो गया, अपने ही पैसे। इस देश में आपको लगता है क्या दंगा कराने की साजिश थी?
इस देश में विद्रोह, हाँ, आपको अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, उन सब का क्या नहीं हुआ, नहीं, मोदी कैसे कर पाए? मनीष जी, दो सवाल है आपके कि क्या नोटबंदी फेल हो गई, तो वो तो मैंने अभी गिनाया, लेकिन अभी एक और तथ्य बताऊंगा। और दूसरे जो कि नरेंद्र मोदी इतना जोखिम कैसे ले लेते हैं, ये बड़ा रोचक सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, बड़ा मैं उस पर जवाब देता हूँ। पहले बता दूं कि नोटबंदी फेल हुई कि पास हुई, यही मोदी सरकार थी मनीष। और 2015-16 का जब बजट हुआ, तो जेटली वित्त मंत्री थे, उनका अनुमान था कि हमको इनडायरेक्ट टैक्स 7,52,000 करोड़ मिलेगा, 7,52,000 करोड़। लेकिन 15-16 में मनीष जी वो टैक्स जो है 4,000 करोड़ कम आया, और जमा हुआ 7,48,000 करोड़। और ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये उद्योगपति कारपोरेट शामिल इसमें आ जाते हैं। और मनीष जी, जब वो 7,52,000 करोड़ से 4,000 करोड़ कब आया, तो सरकार भी, जेटली को भी लगा कि अब कितना बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बढ़ाया उससे परसेंटेज, वही 7,50,000 7,60,000 करोड़ का एस्टीमेट 2016-17 के लिए रखा कि इतना इनडायरेक्ट टैक्स हमको आएगा। और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लगी। और मनीष जी, जो 2015-16 में इनडायरेक्ट टैक्स आया था 7,48,000 करोड़, वो जब मार्च 2017 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स था 8,61,000 करोड़। 8,61,000 करोड़, 1,13,000 करोड़ बढ़ा था वो। 1,13,000 करोड़ की चोरी। ये मैं बता रहा हूँ कि देश को मिला क्या, ये किसी, ये नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, किसी नेता को नहीं मिला, ये इस देश को मिला, जो हमारे आपके काम आ रहा है। और हम लोग, जो मनीष जी ने कहा, वो अभी 1-2 दिन में आप लोग को बताएंगे हम लोग कि क्या काम आ रहा है। तो वो, ये फायदा तो ये इनकी, ये 5 PM और 8 PM और दारू पिए हो, इससे मतलब नहीं है। ये मैं तो ये फैक्ट बता रहा हूँ, जो कोई भी जाकर चेक कर सकता है, मैं लफाजी नहीं कर रहा। ये सारे तथ्य आप जरा सी मेहनत करेंगे, 10-15 मिनट में आप लोग को थोड़ा गूगल में ढंग से ढूंढना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे कि ये फायदा हुआ। अब आता हूँ मनीष जी, नरेंद्र मोदी ये जोखिम कैसे ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जोखिम लेते हैं इन बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, लुटेरों से, डकैतों से लड़ने का, इस खैराती मीडिया से लड़ने का। बाकी उनको ये मालूम था, ये जो फैसला हम करने जा रहे हैं, इससे कोई जोखिम नहीं है, इससे देश को वरदान सिद्ध होगा, देश के लिए ये फैसला। और उसका मनीष जी, अभी थोड़ा समय तो मैं बता दूं 2 मिनट में, कि मेरी फेसबुक भी गवाह है, जो उस समय फेसबुक से जुड़े रहे। मैं पहले दिन से, उसी दिन रात से मैं खुलकर समर्थन कर रहा था इसका। और उसकी वजह बता दूं क्या है। 2016 में लगी, और 2015 में मनीष जी मुझे बंबई में बाई चांस एक अंगड़िया के दफ्तर पे जाना हुआ, जो आजकल ये जिसने 20 करोड़ रुपए केजरीवाल को पहुंचाए हैं। तो वो हुंडी का लाइसेंस ले लेते हैं, जो बिजनेस से जुड़े लोग होंगे वो जानते होंगे, तो वो आप खोल सकते हैं मार्केट। और मनीष जी, जब उस ऑफिस में मैं पहुंचा, मेरे साथ में थे कुछ लोग, तो उस कमरे में जितनी रैक रखी थी, उन सब में नोट भरे हुए थे, नोट। वहां कागज पत्थर नहीं रखे थे। आप सोचिए, उस कमरे के अंदर मेरे ख्याल से जो लोहे की रैक होती है, सब में नोट। मैंने अपनी जिंदगी में इतने नोट कभी इकट्ठे नहीं देखे। वो बाकायदे ऑफिस खोल के बैठा था। और वहां जो, क्योंकि जो मित्र थे उनका कुछ अंगड़िया काम था, तो वहां पे वो एक लेन देन उसका जो चल रहा था, 2 काउंटर बने हुए थे, तो वो नोट मांग के पैसे दे रहा था। नोट मांग के कि 10-10 का नोट, तो वो पहले से उनके पास नोट रहता, वो सारा लेन देन नंबर 2 में हो रहा था, नंबर 2 में हो रहा था। तो वो जैसे ही वो नोटबंदी लगी, मेरे दिमाग में वो कमरा घूम गया कि इस तरह के बहुत से कमरे आज तबाह हो गए, इस तरह के बहुत से कमरे आज ही रात में खत्म हो गए। तो ये उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को ये मालूम था, बहुत वेल रिसर्च उनकी ये प्लानिंग थी, और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया। हाँ, एक जोखिम तो उन्होंने लिया था। मैंने कहा ना कि पूरे देश के लुटेरे, डकैत, चोर चकार, भ्रष्टाचारी, जिसमें खैराती मीडिया भी शामिल है, ये सब, इन सबको उन्होंने इकट्ठे दुश्मन बना लिया था। तो वास्तव में उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो ना हो तो उसको यूट्यूब पे आप ढूंढ के सुनिएगा। आज गोवा में जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, वो वास्तव में बहुत गंभीर भाषण था और ऐतिहासिक भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, ये मेरे खून के प्यासे हो गए हैं, और मुझे केवल 50 दिन दो, उन्होंने ये मांगा था।
तो मानना था। वो जानते थे कि उनकी जान को ही खतरा हो गया था। वो उन्होंने एक जोखिम लिया था अपनी जान का। उन्होंने देश को जोखिम में नहीं डाला था। उनको मालूम था कि देश के लिए ये फैसला वरदान सिद्ध होगा। लेकिन उनके दुश्मन ये हो गए थे, और आज भी है, मतलब 6 बरस हो गए उसके बाद भी ये खैराती कोर्ट कचहरी गाली गलौज सब ये कर रहे हैं। तो अब इनकी इनकी तिलमिलाहट बिलमिलाहट वो खत्म तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो परमानेंट खत्म हो गया। जो अभी अभी मनीष जी ने बताया कि वो जो डिजिटल लेन देन शुरू हो गया लाखों करोड़ का, उसने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी। उसने तो चोरी इनकी बिल्कुल ही खत्म कर दी। तो अब यार सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट हो, वो कुछ भी फैसला दे, अब वो फैसला वापस नहीं आना। वो ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी वो ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी। अब ये देश गाली बके या तारीफ करे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को तय करना है। उनका फैसला इस बात को केवल इतना ही तय करेगा। तो नोटबंदी में कुछ नहीं होना। अब वो 500 के 1000 के नोट वापस नहीं आने। जो चोर दरवाजे खुल गए, उन दरवाजों को दोबारा बंद नहीं कर सकते। वो नरेंद्र मोदी का एक ऑपरेशन था जो हो चुका, और मैंने कहा कि उससे देश बहुत स्वस्थ हो गया। और जो चोर लुटेरे डकैत बेईमान थे, उनकी उनके टाके न सूखे हैं न सूखेंगे। उनके घाव हमेशा हरे रहेंगे। जब जब 8 नवंबर आएगा, उनके घाव हरे रहेंगे।